3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुष्कर कस्बे के सरकारी स्कूल में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। बांगड़ स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के दौरान आग लगने से मचा हड़कंप। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार को एक सरकारी स्कूल के कमरे में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कस्बे के बांगड़ स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस शिविर में पीसागन ब्लॉक की 44 ग्राम पंचायतों में पुष्कर क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिडिल स्कूल के 145 शिविरार्थी प्रशिक्षण लेने आए हुए थे। इसी बीच खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। कमरे में 2 और गैस सिलेंडर रखे थे, जिस कारण शिविर के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड, पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए तुरंत कमरे में रखे गैस सिलेंडर्स में लगी आग को काबू करते हुए 2 अन्य गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला गया। वहीं आग लगने की इस घटना ने स्कूल स्टाफ की भी पोल खोल कर रख दी। घटना के दौरान देखा गया कि आग को काबू करने के दौरान बच्चे और स्टाफ मिट्टी एवं पानी की सहायता से आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए थे। वहीं स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल स्कूल स्टाफ की ओर से नहीं किया गया, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर आग बुझाने के लिए स्कूल स्टाफ ने अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमारी पुलिस मित्र टीम को सूचना मिली थी भाई बांगड़ चौराहे स्कूल के पास में आग लग गई थी सिलेंडर में। तो हमने मौके पर आए तो आग लगी हुई थी सिलेंडर के अंदर। तो हमने आके बुझाने का प्रयास किया। किसका कैंप था, किस जगह था ये? बहुत पता नहीं है, ये पुष्कर हाँ, कैसे लगी आग, क्या मामला है? उनकी लीक थी ऊपर से, अच्छा अच्छा, चालू करते हुए लग गई। क्या प्रोग्राम था यहाँ? कैंप था वो। क्या मामला हुआ आग का? अभी बांगड़ चौराहे से एक कॉल आया था टीम पुलिस मित्र के पास कि वहाँ कोई आग लगी हुई है। तो टीम पुलिस मित्र सीआई सर के निर्देशन में और अमित जी के मार्गदर्शन से यहाँ पहुँचे और देखा तो आग लगी हुई थी अंदर। फिर टीम पुलिस मित्र के जांबाज रेस्क्यूअर हमारे सावरा ने उस सिलेंडर में उसको बुझाया और बाहर निकाल के बाहर निकाले। 2 सिलेंडर और भरे हुए थे, उनको भी बाहर निकाला, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और यहाँ कैंप वगैरह चल रहा था, भोजन प्रसादी बन रही थी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। 145 महिला टीचर आई हुई थी यहाँ पर। तो उसके लिए आज से ही शुरू होता, अभी 11 बजे उद्घाटन था। तो ये हलवाई उनका एक समय का खाना था। तो खाना देने के चक्कर में उसको हमने कहा भी था कि बाहर लगा ले, तो उसने बाहर लगाया नहीं, कमरे के अंदर लगाया। गैस की टंकी लीकेज थी तो वो उसने बंद नहीं किया बाल, और वो ज़्यादा चेत गई। फिर बाद में बाहर कवर हो नहीं सकी, इसलिए बाहर नहीं निकाल सके उसको। कोई हादसा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ सामान जल गया, बोट स्कूल के एक टेबल जल गई, ऐसे जल गया। तो लापरवाही गैस उसकी है हलवाई की। उसको मालूम पड़ गया कि गैस सिलेंडर लीकेज था तो नहीं लगाना चाहिए वो, या उसको बाल बंद कर देना चाहिए। वो तो खुद ही बाहर आ गया, तो फिर क्या हुआ? किस जगह की घटना है ये? ये किस जगह की घटना है? ये बांगड़ स्कूल, हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर। हमें सूचना मिलने पर तुरंत बांगड़ स्कूल के अंदर आग लग गई गैस के अंदर। तुरंत प्रभाव से स्कूल में आके और गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें हलवाई की ही लापरवाही बताई जा रही है। और 3 सिलेंडर पड़े थे अंदर और एक में ज़्यादा आग लग गई है। हमने तुरंत आके आग पर काबू पाया और सामान पर तुरंत काबू। लगभग कितनी गाड़ियाँ लगी आपके फायर ब्रिगेड की? लगभग 1 गाड़ी लगी सर फायर ब्रिगेड की। स्कूल चलती तो क्या लापरवाही आती सामने? ये स्कूल चल रही है, ये टीचरों को भी थोड़ा लापरवाही है और विशेषकर ये हलवाई की ज़्यादा लापरवाही बताई जा रही है। रक्षा प्रशिक्षण था, सेल्फ डिफेंस, जो सभी सरकारी विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है। तो उससे पहले जो है महिला शिक्षिका है, पीटी वगैरह, उनके लिए प्रशिक्षण था। तो सुबह क्या है कि इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था
हलवाई के द्वारा की जा रही थी। अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली, तो यहाँ के फायर ब्रिगेड के मेंबर और पुलिस मित्र टीम पुष्कर और पुष्कर के सभी नागरिक बंधुओं ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। कोई ऐसा जन हादसा नहीं हुआ और इसके लिए पुष्कर वासियों को धन्यवाद। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की महारैली में जमकर गरजे राहुल गांधी। भाजपा समेत अन्य पार्टियों पर साधा जमकर निशाना। भीड़ को देखकर गदगद हो गई सोनिया प्रियंका वाड्रा। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान के जयपुर में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से देश में बढ़ती महंगाई, अराजकता, गुंडागर्दी के मुद्दे को लेकर रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा सहित विभिन्न पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, जबकि उसे हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क नजर नहीं आता। पार्लियामेंट में मैंने देखा कि 700 किसानों के शहीद होने पर भी केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने उन्हें सांत्वना देते हुए मौन धारण भी किया और श्रद्धांजलि दी। भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया जानती है कि भाजपा झूठ बोलकर आई थी और झूठ बोलकर ही जा रही है। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता मोदी को उसका रास्ता दिखाएगी। कार्यक्रम में आई भीड़ को देखकर प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी भी गदगद हो गई। सुबह से ही लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। कई जगह प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर व्यवस्था बनाई गई। सुरक्षा को लेकर भी चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। रैली के कारण हाईवे और जयपुर के अधिकतर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहे। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा था। उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, उप जिला प्रमुख मोहन नागर, पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, जसवंत सुमेर सारण, भवन सारण, सेवादल के फुलेरा विधानसभा से सोमेश अजमेरा, नागेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सेवादल कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं गुजरात सेवादल से 500 पदाधिकारी उपस्थित रहे। फुलेरा विधानसभा में जनसेवक विद्याधर सिंह चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर पहुंचे। तमिलनाडु से महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बंगाल के पीसीसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली पीसीसी अध्यक्ष पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित देश भर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता। अंदरकोट पहाड़ी पर 4 दिसंबर को हुई मोहम्मद अनस खान की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक अनस खान के दोस्त शान आलम ने पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए की थी हत्या। दरगाह थाना क्षेत्र स्थित काली मस्जिद तारागढ़ तलहटी में 9 दिसंबर गुरुवार को मुरादाबाद के एक युवक की 4 दिन पुरानी लाश मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक मोहम्मद अनस खान के संबंधी मोहम्मद आमिर खान के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा नंबर 181/2021 के तहत आरोपी की तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुनील तेवतिया और पुलिस उप अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुरादाबाद से हत्या के आरोपी शान आलम उर्फ शानू को गिरफ्तार कर लाया गया, जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी से की गई पूछताछ में उसने बताया कि मोहम्मद अनस खान द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने और पत्नी द्वारा उसे बताने पर उसने अनस खान को 4 दिसंबर की शाम अपने साथ काली मस्जिद के ऊपर ले जाकर स्मैक का नशा करवाकर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के पास मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स मिला, जिसे बरामद किया गया। आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत आरोप प्रमाणित होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? ये एक अनस नाम का लड़का था जो गायब था और वो चित्तौड़गढ़ से किसी लड़के के पास काम करने आया था, जो मुरादाबाद के ही थे दोनों, आरोपी भी और मृतक भी। उसकी लाश अंदरकोट पहाड़ी पे मिली थी परसों। लाश मिलने के बाद जब पूछताछ हुई, चारों तरफ लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि उक्त व्यक्ति लास्ट टाइम अंतिम समय में मुरादाबाद के एक लड़के के साथ देखा गया था, जिसका नाम शान आलम नाम है। पूछताछ में ये भी तथ्य सामने आया कि शान आलम, उसकी पत्नी और ये एक ही रूम में रहते थे और नशे के आदी थे। अभी जब पूछताछ 4-5 और लड़कों से की तो इसमें ये सामने आया कि एक मोबाइल और एक जो आईडी मिली है
वो मृतक की थी और वो इससे मिली दूसरे लड़कों को। उनसे अभी पूछताछ जारी है कि ये आईडी और ये मोबाइल उनके पास कैसे पहुंचा। उसी दरमियान एक टीम मुरादाबाद भेजी और हत्या में प्रकरण को दर्ज किया। चूंकि लाश काफी सड़ चुकी थी, 4-5 दिन पुरानी थी, तो उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसमें सर में चोट आना जाहिर हुआ था। अभी आरोपी को लाए हैं, आरोपी से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मैंने पत्थर से पहले चोट करके उसको बेहोश किया, उसके बाद जो बेल्ट है उसका बेल्ट जो था उससे उसका गला दबा के उसकी मृत्यु कर दी, क्योंकि उसने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली थी। आरोपी भी पूर्व में कोई मुकदमे या आरोपी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है मुरादाबाद में, वो भी हम लाए हैं, वहां से टीम लाई है। उक्त समस्त कार्यवाही में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ साहब लगातार हमें निर्देशित करते रहे और टीम ने बहुत अच्छे से श्रीमान के निर्देशानुसार सर, ये कब की घटना है जब इसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ की थी? मुख्यतः जो बातें सामने आई हैं वो 4 तारीख से शुरू होती है। 4 तारीख को उक्त व्यक्ति रात्रि में अपनी पत्नी को छेड़ना बताता है जो आरोपी है। उसके बाद शाम को जो आरोपी है वो उसको प्लानिंग करके ऊपर पहाड़ी पे ले गया कि पहाड़ी पे चल के नशा करते हैं, और वह नशे कराने के नाम पर ही उसने उसको जैसे ही नशे के उसमें आया प्रभाव में तो पत्थर से सर कुचल दिया। सर, ये इसके साथ प्याज भी बेचने लग गया था जब इसके अजमेर में जब गर्म कपड़े बेच रहा था, इसके नुकसान होने लग गया, फिर ये इसके साथ धंधे में जुड़ चुका था? नहीं, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ये सामने जरूर आया कि चित्तौड़गढ़ काम कर रहा था कपड़े का, और शान आलम ने इसको फोन करके कहा कि राजस्थान में जो अपने अजमेर में जो काम है कपड़े का वो भी बहुत अच्छा चलता है, तो यहाँ आके काम कर ले। तो दोस्त थे क्या सर? ये दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही मोहल्ले के हैं, लगभग एक गाँव के ही हैं, जिसमें एक दूसरे की दूरी ज्यादा दूर नहीं घरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण का लाइव प्रसारण। आदर्श मंडल के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एलईडी पर देखा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया गया। इस आयोजन में लगभग 2000 से ज़्यादा साधु संत महात्मा शामिल हुए। इस दौरान गंगा के घाटों पर आतिशबाजी और लेजर शो के आयोजन भी किए गए। वहीं देश भर के 51,000 स्थानों पर इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देश की 135 करोड़ जनता को जोड़ने की तैयारी की गई। काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण तथा समग्र विकास के अद्भुत कार्य का प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका लाइव प्रसारण दोपहर 12 बजे से पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा अजमेर पर आदर्श मंडल के द्वारा किया गया, जिसे देखने के लिए मंडल कार्यकर्ता, आमजन, मंडल में आने वाले सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व पार्षद, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष की मौजूदगी रही। आज जैसे तो भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल की तरफ से आज मोदी जी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसके अलावा काशी विश्वनाथ दिव्य काशी भव्य काशी को चरितार्थ करते हुए आज बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। तो और मोदी जी का उद्बोधन भी यहाँ होने वाला है। तो ये सब देखते हुए आज हम आदर्श मंडल की तरफ से एक कार्यक्रम रखा है। हमने यहाँ एलईडी लगा के, बड़ी एलईडी लगा के सब क्षेत्रवासी और हमारे कार्यकर्ता एक साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को श्रद्धांजलि। वार्ड 76 पंचशील नगर द्वारा दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित शहीदों को किया नमन। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य शहीद सैन्य कर्मियों की शहादत को नमन करते हुए रविवार शाम वार्ड 76 पंचशील नगर सिटी स्क्वायर मॉल के बाहर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां समस्त वार्डवासियों में भाजपा पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वार्ड पार्षद अतीश माथुर ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसा बेहद दुखद घटना है, जिसमें तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित उनकी सुरक्षा में तैनात 11 अन्य जवान भी शहीद हो गए। सभी शहीदों को नमन करते हुए आज पंचशील नगर की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। आज वार्ड क्षेत्र पंचशील के अंदर अभी जो रिसेंटली तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी और साथ में 11 सहकर्मियों की जो शहादत हुई है एरोप्लेन के क्रैश के अंदर, उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी पंचशील के अंदर, जिसमें सिर्फ मात्र सूचना मात्र से मैसेज के थ्रू बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करे और बहुत अच्छा माहौल था, देशभक्ति का माहौल था। लोगों ने अपने गीत भी प्रस्तुत करे देशभक्ति भावनाओं से उत्पोत होकर के, और कारगिल युद्ध में एक योद्धा थे जो कि हमारे वार्ड में रहते हैं,
वो भी आए, उन्होंने भी उन सबको संबोधित करा। बड़ा अच्छा लगा, एक राष्ट्र की भावना, देश की भावना को उजागर के देखा हमने, और सबने सच्चे दिल से उन सारे वीरों को जिनकी शहादत हुई है उनको उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम था हमारे सिटी ऑस्कर मॉल के पास में, जो हमारे देश के तीनों सेना प्रमुख बिपिन रावत जी पत्नी समेत जो 11 जवान शहीद हुए थे, आज उनका श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसमें हमारे वार्ड के पूरा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब शोक प्रकट किए, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि इन दिवंगों को अपने चरण में जगह दे, इनको मुक्ति प्रदान। किस तरह से माहौल हो गया था यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा क्या भावुक माहौल था, बहुत भावुक माहौल था, सब आँख नम था। मतलब आदमी के दिल में वो बयान नहीं कर सकता हूँ। जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता की लगी प्रदर्शनी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय कला मंच के तत्वाधान में किया गया था आयोजन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा आयोजित की गई पोस्टर प्रतियोगिता में बनाए गए पोस्टरों की प्रदर्शनी सोमवार को महाराणा प्रताप सर्किल पर लगाई गई। पोस्टर प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यवाहक प्राचार्य S.K. उपाध्याय ने किया। वे बच्चों की कला को सराहा व उनकी हौसला अफजाई भी की। पोस्टर प्रदर्शनी का पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना ने भी अवलोकन किया और कला व कलाकारों को सराहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि प्रतियोगिता में 40 बच्चों ने भाग लिया था, जिनके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिए गए विषय महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के चित्र बनाए गए। प्रतियोगिता में प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज हमने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत राष्ट्रीय कला मंच के तहत पोस्टर प्रतियोगिता कराई थी। उस पोस्टर प्रतियोगिता का जो प्रदर्शनी है आज वो लगाई है हमने यहाँ। इसको जो महाराणा प्रताप का जो सर्किल है उस पर पोस्टर लगाए हैं बच्चों के, और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था महाराणा प्रताप का चित्र है उसने। दूसरे स्थान पे सुमन चौधरी ने शिवाजी का चित्र बनाया था उन्होंने, और तीसरे स्थान पे वर्षा दायमा ने झांसी की रानी का चित्र बनाया है वो। इसका प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यवाहक प्राचार्य S.K. उपाध्याय जी ने किया, और उन्होंने बच्चों की तारीफ भी की, और जो बच्चों की जो कला है उसको देख के उन्होंने काफ़ी तारीफ की है, और बच्चों को मोटिवेशन के लिए 2 शब्द भी कहे थे। इसमें क्या रहेगा फिर जो फर्स्ट? इसमें जो भी बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और जो बच्चे जिन्होंने भाग लिया उनको अगले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं उस कार्यक्रम में उनको सांत्वना पुरस्कार, सभी जिन्होंने भाग लिया उनको सांत्वना पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कितने बच्चों ने भाग लिया? इनमें कम से कम 40 बच्चों ने भाग लिया है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी के अभाव में पहुँच नहीं पाए। अभी फ़ोन आई, पोस्टर आ नहीं पाए, इस वजह से उनके पास पोस्टर रह गए, तो वो भी बच्चे हैं जो कल तक जमा कराएंगे। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के 114 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर 7 दिन से धरना जारी। अभ्यर्थियों ने शेष बची सीटों के पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी नहीं करने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतर्गत कृषि विषय के 114 अभ्यर्थियों के शील्ड कोर में रखे गए अंतिम परिणाम को शीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर कृषि व्याख्याताओं का RPSC के बाहर पिछले 7 दिन से धरना जारी है, लेकिन RPSC प्रशासन की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। आज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जयपुर रोड हाईवे पर RPSC के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि RPSC द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों के कुल 5000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि व्याख्याता के पदों की संख्या लगभग 370 है, जिनमें से 256 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि 114 को शील्ड कोर में रखा गया है। हमारी मांग है कि आयोग अपात्र अभ्यर्थियों की शेष बची रिट याचिकाओं को शामिल करके एक साथ खारिज कर, साथ ही 114 और 256 सीटों में शेष बची सीटों के पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करे। यदि RPSC ने जल्द परिणाम जारी नहीं किया तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी RPSC प्रशासन की होगी। हम कृषि व्याख्याता 2018 के परिणाम का अंतिम परिणाम को लेकर धरना दे रहे हैं। यहाँ 7 दिन से धरने पे हैं, और हमारा 370 पोस्टें आई थी 2018 में, उनमें से 256 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 156 का जो रिजल्ट 114 का रिजल्ट है वो शील्ड कोर में रखा गया है। उसको जो अयोग्य पात्र अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करे और योग्य अभ्यर्थियों को अंदर करे, और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करे। लगभग कितने समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ। अगर अब भी नहीं होती आपके परिणाम तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस पर्व भी मनाया जाएगा कोरोना के साए में। घर घर जाकर नहीं होगी कैरल सिंगिंग, कॉलोनियों में जोन बनाकर घरों के बाहर ही करेंगे कैरल सिंगिंग। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस पर्व मसीह समाज बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाता है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व से पूर्व लगभग एक महीना पहले 28 नवंबर से ही क्रिसमस पर्व को लेकर विभिन्न आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के साए में औपचारिकता निभाने के लिए मनाए जा रहे पर्व को इस बार भी दिसंबर में संक्रमण फैलने की चिंता के मद्देनज़र कई तरह की पाबंदियों के बीच मनाया जाएगा। 7 दुखों की माता गिरजाघर के फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए मसीह समाज के युवा लोगों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए गीतों के माध्यम से संदेश देते हैं, जिसके लिए प्रत्येक घर घर जाकर यह संदेश दिया जाता है। लेकिन इस बार कॉलोनी में जोन बनाकर घरों के बाहर ही खड़े होकर यह संदेश दिया जाएगा, जहां 5-7 घरों के लोगों को बुलाकर उन्हें प्रभु यीशु के कैरल सिंगिंग सुनाई जाएगी, ताकि लोग संक्रमण से बचे रहें, एहतियात बरतें और ज़्यादातर घरों में ही रहें। क्रिसमस का समय है, 28 तारीख से क्रिसमस का सीज़न हमारा शुरू हो जाता है और विशेष एक आकर्षण हमारा रहता है कैरल सिंगिंग, कि हम घर घर जा कर के कैरल सिंगिंग करते हैं। उन गानों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा ईसा मसीह के जन्मदिवस का संदेश घरों को, हर एक व्यक्ति को परिवार के अंदर जा कर के दिया करते थे कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म होने वाला है, अपने आप को तैयार करें, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करें। लेकिन इस साल जो क्योंकि कोरोना काल है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जोन के अंदर जाएंगे, हर एक जोन के अंदर, और एरिया जो है उसमें अलग अलग जो घरों के अंदर नहीं जा कर के, घर के सामने खड़े होकर के और आसपास जितने भी घर होंगे, जितने भी मकान होंगे, जितने भी लोग रहते हैं, उनको हम बुलाएंगे एक एक जगह पर, एक निर्धारित स्थान पर, कि वहाँ आकर के 5 परिवार या 10 परिवार आकर के, तो उनके लिए हमें बाहर रोड पे खड़े होकर के ही कैरल गाएंगे। हम घरों के अंदर किसी के कैरल नहीं गाएंगे। इसके लिए किसी की कम से कम थोड़ी सावधानी रखें और हमारा मकसद ही पूरा हो जाए, जो संदेश हमें देना है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, वो भी हम दे सकें और थोड़ी सावधानी भी कोरोना के कारण हम बरत सकें। कितनी टीमें बनाई जाएगी? अब जैसे हमारे जो मेरा जो चर्च है, 7 दुखों की माता का चर्च, उसके अंदर हमारे 7 जोन हैं। 7 जोन के अंदर, हर एक जोन के अंदर 5-5 टीमें बनी जाएगी, 5-5 स्पॉट होंगे और उन 5-5 पोस्ट पे जाकर के ही हम कैरल सिंगिंग करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जानकारी के अभाव में नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि और सैनिटरी इंस्पेक्टर। अर्बन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर रोड स्थित एक होटल में किया गया। सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में पहले दिन जनप्रतिनिधियों, सैनिटरी इंस्पेक्टर और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति नगण्य रही। पहले दिन सॉलिड वेस्ट के ऊपर मुंबई से आए विषय विशेषज्ञों व स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर कई तरह की जानकारियां दी गई। बताया गया कि किस तरह से शहर को स्वच्छ रखकर स्वच्छता रैंकिंग में वरीयता बढ़ाई जा सकती है। नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि आज सूचना के अभाव में जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संगठनों के साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही है। कल सभी को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जाएगा। मंगलवार को लिक्विड वेस्ट के ऊपर उद्बोधन होगा। आज जो है ये क्रॉसलैंड होटल में यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है। तो हमारे यहाँ बॉम्बे से टीम पधारी है, तो वो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और जो कचरा निस्तारण है और जो भी चीज़ें हैं अपने शहर को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है, वो सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो इसमें सभी जो है अपनी जनप्रतिनिधि हैं और भी जो महिलाएं हैं जो अपने खुद का वो चला रही हैं, कहना चाहिए उद्योग, उन लोगों को भी आमंत्रित किया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अपना सूखा कचरा है उसको कैसे वो करें और गीले को क्या करें और जितना हो सके पानी की बचत करें। तो इसलिए और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बारे में भी बताया कि सीवरेज का जो है ट्रीटमेंट वो भी होना चाहिए। तो वो सब तभी हमारे अजमेर शहर में चल ही रहा है। और ये जो कचरे का निस्तारण है वो भी अपने ये ट्रैचिंग ग्राउंड में चल ही रहा है। तो जहाँ तक कोशिश हो रही है हम ये सब कर ही रहे हैं। और प्लास्टिक पर भी हम बैन लगा रहे हैं, तो पूरी तरह से मुक्त रख रहे हैं प्लास्टिक से भी जितना हो सक रहा है। और बाकी मैंने यही कहा है कि भाई अपने जो पानी की वो भी बचत करें। तो जो अपन कपड़े धोते हैं उस पानी को आप पोंछे में काम में लें, बाथरूम में काम में लें, तो पानी की काफ़ी हद तक बचत हो सकेगी। और प्लास्टिक का यूज़ कम करें कि अपने जानवर रहते हैं ये अपने प्लास्टिक खाते हैं तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो वो मैंने कहा सभी को
कि आप प्लास्टिक का भी यूज़ कम से कम करें, जहाँ भी जाएँ तो अपने या तो कपड़े का बैग लेके जाएँ या कागज़ की थैलियाँ उनसे लेवें। तो ये सब चीज़ें आज जो कार्यशाला में है ये रखी गई है, और 2 दिन की है तो कल लिक्विड पे कार्यशाला रखी जाएगी, तो उसमें लिक्विड के बारे में सारा बताया जाएगा। मैम देखा गया है कार्यक्रम में सिर्फ 3 पार्षदों ने उपस्थिति दर्ज करवाई, क्या है, क्या वजह रही? वजह तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं और पार्षदों को कहूँगी कि आप सभी आएँ, और ये जो अपना स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यशाला चल रही है तो आप सभी आएँ और इसमें अपना वो जो बताएंगे ये तो आप वो करें इनको। हेल्थ इंस्पेक्टर भी नहीं है, और क्या वजह है मैं आज निगम जाऊंगी जब बताऊंगी क्या वजह है, क्योंकि जहाँ तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि आज मैंने पूछा था तो क्या हमें पता नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आज पूछूंगी जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि भविष्य में ऐसी कार्यशाला का आयोजन निजी होटल की बजाय गांधी भवन के सभागार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। होटल में 300 रुपये के प्रति व्यक्ति की एंट्री की बात की है, लेकिन वह भी ठीक है। पार्षदों के लिए 300 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सूचना के अभाव में आज ना तो सैनिटरी इंस्पेक्टर यहां पहुंचे और ना ही पार्षदगण। सिर्फ 3 पार्षद और मेयर और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। आज अर्बन मिशन के तहत स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में ये एक कार्यशाला रखी गई थी, पार्षदों की, सैनिटरी इंस्पेक्टरों की, सबकी, और भी जो NGO वगैरह इनकी भी रखी थी। इसके अंदर देखने को मिला है आज हम यहाँ मेयर मैडम, मैं खुद, पार्षद श्रवण और पार्षद विनोद, हम 3 पार्षद और मेयर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर अभी कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं आया, जबकि शुक्रवार से हमारे जो PA महोदय हैं CEO साहब के, उनको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है और TG ग्राउंड है, उसका पूरा जो सॉलिड वेस्ट का जो है सब इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ क्या कमी है, क्या नहीं है, क्यों चालू नहीं हो पाया, या क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं, या क्या हम पार्षदों को समझा सकते हैं, या क्या यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टरों को हम नई जो टेक्नोलॉजी को समझा सकते हैं, वो सब चीज़ के लिए ये लोग यहाँ आए थे। लेकिन इनको पार्षद यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, 3 पार्षद थे केवल, सैनिटरी इंस्पेक्टर एक भी उपलब्ध नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि ये कार्यशाला मतलब लगना मतलब एक नित्य रहा, कोई इसका मतलब नहीं रहा। इसलिए कल की एक कार्यशाला हो रहा है 13-14 की थी, तो मैं निवेदन करूँगा हमारे सैनिटरी अधिकारियों से, सैनिटरी, और हमारे हेल्थ ऑफिसर से, और मेयर साहब से बोलूँगा, CEO साहब से निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के द्वारा कि यहाँ पे सबको भेजें, और ये कार्यशाला जहाँ तक वो हमारे पास गांधी भवन है, वहाँ पर हमारी मीटिंग हॉल है, वहाँ पर एक कार्यशाला लगाएं। इन्हों को निवेदन करें कि यहाँ के लगाएं, जहाँ पर पास होने की वजह से सारे पार्षद ही पहुँच जाएंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर सारे वहाँ रहते हैं, वहीं की वहीं पहुँच जाएंगे, और सारे जो भी होना है वहाँ हो जाएगा, और हमारे को एक नया रूप मिलेगा, शहर को नई जानकारियाँ मिलेगी। अगर ये हमारे को जानकारी देना चाहिए, नई जानकारी मिलेगी, नया रूप मिलेगा अजमेर शहर को। अजमेर शहर के जो हमारा सपना तो है, पार्षदों का सपना है, मेयर का सपना है, और पूरे CEO साहब का सपना है कि अजमेर स्वच्छ हो, सुंदर हो। लेकिन हम सुंदरता, जो हमारे को सुंदरता के गुण सिखाना है, उनको हम परे हटा रहे हैं, उनसे हम दूरियां बना रहे हैं। पार्षद कम क्यों आए हैं? कोई एंट्री फीस को लेकर कुछ हुआ था क्या? एंट्री फीस तो इन्हों की तरफ से तो शुक्रवार को इतला दे दी गई थी नगर निगम में कि हम एंट्री फीस नहीं लेंगे पार्षदों से, लेकिन वो क्या है, हम पार्षद लोगों को नहीं बता पाए और मेयर मैडम को नहीं बता पाए। तो मेयर मैडम ने भी लेटर में 300 रुपये का जिक्र कर दिया, लेकिन 300 रुपये को इतनी बड़ी बात नहीं है पार्षद के लिए, या एक आम आदमी के लिए भी इतनी बात नहीं है। पार्षद तो दे सकता है अपने, अगर उसको इतने बड़े वार्ड के लिए अगर 300 रुपये देने हो, 3000 भी देने को हम तैयार हैं। धारनानी रोड पर वर्षों से काबिज अतिक्रमी के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने SP को दी शिकायत। अतिक्रमी परिवार ने स्थानीय पार्षद बीना टाक के खिलाफ गाली गलौज और पत्थरबाजी कर पहुंचाई राजकार्य में बाधा। धारनाडी रोड मुख्य मार्ग पर वर्षों से पत्थर डालकर अस्थायी कब्जा करने वाले क्षेत्र के बालकिशन राजेंद्र चौहान परिवार के खिलाफ जब क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद बीना टाक से शिकायत की, तो उन्होंने नगर निगम में इसकी जानकारी देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम के अतिक्रमण तोड़ू दल ने मौके पर डाले गए पत्थरों को हटाकर अतिक्रमण हटा दिया। इसके बाद से चौहान परिवार स्थानीय पार्षद बीना टाक के खिलाफ हो गया और क्षेत्र के लोगों से लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया।
इस अतिक्रमण की वजह से स्थानीय 2 परिवारों के घर आने जाने का रास्ता अवरुद्ध था, जिसे अतिक्रमण के बाद खोल दिया गया, जिससे दोनों परिवारों को राहत मिली। तब से चौहान परिवार में रोष व्याप्त है और वे पार्षद को अपना निजी दुश्मन मानते हुए गाली गलौज कर रहे हैं और झगड़े पर उतारू हो रहे हैं। लिहाजा क्षेत्रवासियों के साथ वार्ड 45 की पार्षद बीना टाक ने पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और निगम महापौर को ज्ञापन देकर अतिक्रमित परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं वार्ड 45 से आई हूँ, बीना टाक पार्षद। मैं आज वार्ड के सभी लोगों के साथ आई हूँ। मैं एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई हूँ कि आज मेरे वार्ड के सभी लोग मेरे साथ आए हैं। नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण हटाया गया था, 14-15 साल से जो अतिक्रमण कर रखा था चौहान परिवार ने, वो अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटाया गया था। लेकिन उस परिवार को ऐसा लग रहा है कि पार्षद ने हटाया, लेकिन मैंने ये नहीं किया है, निगम द्वारा हटाया था। उसके बावजूद भी ये लोग मेरे पे झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद हमारी जगह हड़पना चाहती है। मैं ये नहीं करना चाहती। मैं जनता के हित में काम कर रही हूँ और बाकी मेरे कार्य में हर बार ये बांधा करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे वार्ड के सभी लोग आए और ये मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा वहाँ पे निकलना दुश्वार कर रखा है। चौहान परिवार मेरे पे हाथ उठा रहे हैं, मेरे पे पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आज मैं एसपी साहब के सामने। कौन है चौहान परिवार में जो आप? कांता है, बालकिशन है, राजेंद्र है जो रेलवे में सर्विस, कैलाश बबलू है, ये विनोद है, सज्जन है, ये सभी लड़कियां हैं, सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे जी, मैं एसपी साहब से मिली हूँ। उन्होंने कहा है नगर निगम द्वारा आप कार्य करिए, नगर द्वारा आप नगर निगम तुम्हारे साथ है, आप नगर निगम के द्वारा आप काम कर रही है, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगा। कल क्या हुआ था? कल भी आप लोग गए थे? कल ये हुआ था कि 4 दिन पहले जब अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद जब सड़क बनने के लिए मेरी बजरी वगैरह आई थी ठेकेदार के द्वारा, तो उसको वापस भेज दिया था। लड़े झगड़े करके मेरे को गाली ग्लोज भी करा और सारी लेडीज से आके बाहर खड़ी हो गई, मेरे पे हाथापाई करने लग गई थी। फिर मैंने वापस वो ट्रक को वापस भेजा था। मैंने कहा ठीक है, मैं नगर निगम द्वारा ही ये कार्य करवाऊंगी। बाकी मेरी उस परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए सारा वार्ड एक परिवार है। मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं है उनसे।